नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज 2 विज्ञान और गणित कक्षा 6 से 8 के अंतर्गत विज्ञान का टॉपिक वाइज हम आपको कोर्स करा रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 देखा था। यदि नहीं देखा हो, साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, जहां पर हमने रेसे, तंतु, वस्त्र, वो सभी टॉपिक्स कवर किया था। आज हमारा अध्याय नंबर 3 है, जो कि है जंतु और उसका वर्गीकरण। देखिए, जंतुओं का वर्गीकरण और पादप का वर्गीकरण दोनों से सबसे ज्यादा भर भर के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो ये जो आज का चैप्टर आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको याद करने वाली हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि वीडियो को समाप्त होने का इंतजार ना करके चीजों को याद भी करते रहिएगा। तो 6 to 8 साइंस के लिए है। इसमें एनसीईआरटी और बिहार एससीईआरटी बेस्ड जो है, यहाँ पर आपको टॉपिक सभी कवर होते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले सजीवों का वर्गीकरण। सजीवों के वर्गीकरण का जो आधार है वो सबसे पहले किसने दिया था? तो जॉन रे ने दिया था, पर इनका नाम इतना देखने को नहीं मिलता है। जो ज्यादा नाम फेमस है वो आपका है कैरोलस लीनियस का, क्योंकि जीवधारियों का जब बात होती है आधुनिक वर्गीकरण को लेकर के, तो नाम देखने को मिलता है कैरोलस लीनियस का। तो कैरोलस लीनियस ने जीवधारियों को दो जगतों में बांटा था, पादप जगत और जंतु जगत। कैरोलस लीनियस ने अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी, जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी, तो इसमें आपका 4 to 36 जो जातियां हैं उनका वर्गीकरण जो है वो किया था। इस चीज को समझिएगा कि जो दो जगत में बांटा है ना, पादप जगत और जंतु जगत, जिसके अंतर्गत हमारा जो आज का टॉपिक है वो आपका क्या है? जंतु जगत। जंतु और उसका वर्गीकरण में वही जंतु जगत ही आपका यहाँ पर कवर होगा। आगे इसमें बात करें तो इस पुस्तक के 10वें संस्करण में वर्गीकरण की जो प्रणाली अपनाई गई है, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली जो है उसकी नींव पड़ी है। उन्होंने प्राणी जातियों के जो नामकरण है उसके लिए द्विनाम पद्धति, ये चीज ध्यान रखिएगा, इसका विकास जो है वो किया था। बाई नॉमिनल नॉमिनक्लेचर का विकास किया था, और इसी कारण से कैरोलस लीनियस को कहते हैं आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहा जाता है। 1901 में अंतरराष्ट्रीय प्राणी जातियों के नामकरण के लिए कैरोलस लीनियस की द्विनाम पद्धति के अकॉर्डिंग ही कुछ अंतरराष्ट्रीय नियम जो थे उनको मान्यता प्रदान की गई, जिससे कि प्रत्येक जाति का संपूर्ण विश्व में एक ही वैज्ञानिक नाम हो। और इस अंतरराष्ट्रीय नियम में 1961 में कुछ संशोधन भी किया गया, और इस नियम के अनुसार प्रत्येक जाति के वैज्ञानिक नाम में वंश का नाम बड़े अक्षर से और जाति का नाम छोटे अक्षर से, परंतु नाम तिरछे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। यदि एक जाति के लिए विश्व के विभिन्न वैज्ञानिक नाम रख दिए जाएंगे तो सबसे पहले प्रयुक्त नाम को ही मान्यता प्रदान जो है वो की जाएगी। और 1969 में जो विटकर थे, उन्होंने पंच जगत प्रणाली जो है वो प्रस्तुत की थी। ध्यान दीजिएगा कि इनकी पंच जगत प्रणाली ये अलग है। अभी आधुनिक एक प्रणाली के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण देखेंगे वो अलग है। तो जो पंच जगत प्रणाली इन्होंने दी, उसमें 5 नाम आते हैं: मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और एनिमेलिया। यहाँ पर पंच जगत प्रणाली इनके द्वारा दी गई। अब मोनेरा में क्या क्या आता है? तो जीवाणु आते हैं, नीले हरे शैवाल आते हैं, प्रोटिस्टा में अमीबा, युग्लिना आदि आते हैं, पादप में सभी प्रकार की वनस्पतियां आती हैं, कवक में मशरूम और ईस्ट आता है, एनिमेलिया में बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक जंतु आते हैं। तो ये पंच जगत प्रणाली हो गई। अब जो सबसे मेन हमारा टॉपिक है आज का, वो है जंतुओं का वर्गीकरण। जैसे जंतुओं का वर्गीकरण है, आगे आने वाला जो चैप्टर होगा अगले दिन, वो हमारा पादपों का वर्गीकरण होगा, तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे। अभी जंतुओं के वर्गीकरण में ही बहुत सारी चीजें हैं। तो जंतुओं के वैज्ञानिक वर्गीकरण का सबसे पहले जो प्रयास किया था वो ग्रीक दार्शनिक थे अरस्तु, इनके द्वारा किया गया था। तो इनका नाम आपको याद रखना है, अरस्तु ने जो है वो वर्गीकरण किया था। इन्होंने प्राकृतिक समानताओं विषमताओं के आधार पर जंतुओं को दो प्रमुख समूहों में बांटा था। कौन कौन से दो समूह थे? एनाइमा है और इनैमा है, ये दो नाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एनीमा समूह के जंतुओं में लाल रुधिर का जो है वो अभाव देखने को मिलता है, जिसमें आपका स्पंज है, निडेरिया, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, ये सब आपके आते हैं। जंतुओं का वर्गीकरण ये जो अभी देख रहे हैं ये आपका केवल बेसिक वर्गीकरण है, बाकी आगे अभी मेन आएगा। स्पंज है, निडेरिया है, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा आदि अकशेरुकी जंतु इसमें आते हैं। अब हम डायरेक्ट आपके जंतुओं के वर्गीकरण के अंतर्गत जंतु जगत के आधुनिक वर्गीकरण में चलते हैं, जहां से क्वेश्चन मेन आते हैं। तो ये जो है मेन आधार होगा। प्राचीन कालीन ग्रीस देशों के कई दशकों के जीवों के बारे में लिखा था। हिप्पोक्रेटस ने मानव रोगों पर पहला लेख लिखा था। नाम इस तरीके के भी पूछ लिए जाते हैं, इसी कारण इन्हें चिकित्सा शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। अरस्तु ने अपनी जो पुस्तक थी जंतु विज्ञान नामक पुस्तक, इसमें 500 जंतुओं की रचना जो है वो स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि का तथा मुर्गी के अंडों में भ्रूणीय विकास का वर्णन जो है वो अरस्तु ने जो है वो किया था। और
इसी कारण इन्हें विज्ञान, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। तो अरस्तु को ये 3 संज्ञाएं दी जाती हैं। कौन-कौन सी? विज्ञान, इसके अलावा जीव विज्ञान, इसके अलावा जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ साइंस, बायोलॉजी और जूलॉजी। अब देखिए वैदिक काल की तरफ बढ़ते हैं। तो वैदिक काल में 4 हिंदू धर्म ग्रंथों की रचना हुई थी, जिन्हें वेद क्रमशः ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जो है वो कहते हैं। इनमें सैकड़ों प्रकार के जंतुओं वनस्पतियों का उल्लेख है। लगभग 600 वर्ष ईसा पूर्व सुश्राता नामक हिंदू दार्शनिक की पुस्तक थी, जिसका नाम था सुश्राता संहिता। इसमें जीवों के वर्गीकरण, मानव की संरचना, शल्य क्रिया, कृत्रिम अंग और नेत्रों की संभावनाएं, इन सभी का उल्लेख किया गया है। और इसी कारण इन्हें शल्य क्रिया का पिता कहते हैं, फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, साथ ही साथ इनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा। बस 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद नाम देखने को मिलता है पिल्ली का। इनकी बात करें तो इन्होंने 37 भागों में प्रकृति विज्ञान नामक बृहद ग्रंथ जो है वो लिखा है। तो इनके ग्रंथ का नाम क्या है? नेचुरल हिस्ट्री इनके ग्रंथ का नाम है। और गैलन ने कुछ जंतुओं के अंतरांगों की कार्यकी पर सबसे पहले प्रयोगात्मक अध्ययन किया था, इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक कार्यकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी कहा जाता है। तो नाम ध्यान रखिएगा इनका, इनका नाम है गैलन। देख रहे हैं अलग अलग लोगों के अलग अलग नाम है, उपनाम। इसके बाद लगभग 1000 वर्षों तक विज्ञान में प्रगति नहीं हुई, वरन अवनति जो है हुई है। अवनति मतलब नीचे की तरफ। ये विज्ञान का सबसे अंधकार युग कहा जाता है। 13वीं सदी में एल्बर्ट्स मैग्नस थे, जिनके जंतुओं पर यानी ऑन एनिमल्स नामक ग्रंथ से जंतु विज्ञान का पुनर्जागरण हुआ। तो कहीं क्वेश्चन बन जाए जंतु विज्ञान का पुनर्जागरण, तो ये नाम है इनका एल्बर्टस मैग्नस करके। 16वीं सदी में जंतुओं पर अनेक ग्रंथ छपे। इसी सदी में सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ और जीव वैज्ञानिक जो थे उन्होंने जंतुओं का बहुमुखी अध्ययन किया। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने सबसे पहले अपने समय में ज्ञात जंतुओं को प्राकृतिक समानताओं और विषमताओं के आधार पर 2 प्रमुख भागों में बांटा था। यही अभी भाग ऊपर मैंने बात की थी, अरस्तु ने जो बांटा था, जिनमें कौन कौन थे? एनेइमा थे और इनेइमा थे। यही अभी ऊपर बताए थे, याद होगा अभी। तो वे जंतु जिनमें लाल रुधिर नहीं होता है वो एनेइमा में आते। ए से स्टार्ट होता है, ए से स्टार्ट होता है। इंग्लिश नाम अगर हिंदी में कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो इंग्लिश नाम याद रखिए। ए जो है आपका इसमें स्टार्टिंग में है। इसमें आते कौन कौन से? स्पंज है, नाइडेरिया है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, इकाइनोडर्मेटा है, ये आदि अकशेरुकी भी इसी में आपके आते हैं। और वे जंतु जिनमें लाल रुधिर आपका होता है, उनकी अगर बात करते हैं तो वो आपके इसमें आते हैं इनाइमा में। केवल कशेरुकी जंतु सम्मिलित किए गए। देखिए ये वाले जो है वो अकशेरुकी थे, और यहाँ पर देखेंगे तो केवल कशेरुकी जंतु आपके जो है इसमें आते हैं। इनको भी 2 उप समूहों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? जरायुज, सीटेट में पढ़ते हैं जरायुज। जरायुज कौन से? जो बच्चे देने वाले होते हैं, जैसे मनुष्य, पशु, अन्य स्तनी। और अंडयुज क्या होते हैं? जो कि अंडे देने वाले होते हैं, जैसे छिपकली है, मछली है, उभयचर है, सांप है। तो ये सब आपके अंडयुज में आते हैं। तो ये दोनों जो टाइप होते हैं वो किस में आते हैं? वो इसमें आते हैं, इनैमा में। क्लियर हो गया होगा कि कौन से लाल रुधिर है और कौन से लाल रुधिर नहीं है। आगे बात करते हैं, विटकर का नाम देखने को मिलता है, जिन्होंने जीवों को 5 जगत प्रणाली में बांटा था। तो अभी ऊपर हम पढ़ के आए हुए थे, जो पंच जगत प्रणाली बताया था। मोनेरा अर्थात आपका प्रोकैरियोटिक जीव, जैसे जीवाणु है, हरे नीले शैवाल हैं। प्रोटिस्टा अर्थात एक कोशिकीय जंतु, जैसे पैरामीशियम है, अमीबा है। मेन आपका ये नाम है, और उसके बाद उसको डिफाइन कर दिया गया है, जैसे मोनेरा है, उसके बाद प्रोटिस्टा है, उसके बाद आपका कवक है, और उसके अलावा पादप है, यह जंतु भी उसके साथ आ जाएगा। और आपका इसमें जो इसी के अंतर्गत बांटा गया है, जिसको एनिमेलिया करके ऊपर लिखा गया था, बाकी इसमें प्रोटोजोआ, मेटोजोआ इस तरीके से बांटा गया है। तो देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। मोनेरा, आपको एग्जाम्पल पर फोकस करना है। मोनेरा अर्थात जो प्रोकैरियोटिक है, उसमें जीवाणु हैं, आपके नीले हरे शैवाल हैं, ये आपके आते हैं। प्रोटिस्टा में आपका क्या आता है? एक कोशिकीय जंतु आते हैं, जैसे पैरामीशियम, अमीबा, ये सभी आपके। इसके अलावा स्टोरर और यूसिंजर ने अत्यधिक वैज्ञानिक ढंग से जंतुओं का वर्गीकरण 1975 में किया। इन्होंने जंतु जगत के 2 जो आपके उप जगत हैं उसमें भी बांटा है, जो कि आपका एक प्रोटोजोआ है, जिसमें एक कोशिकीय आपके प्रणाली सरल प्राणी आते हैं, और इस समूह के समस्त प्राणी आपस में अत्यधिक मिलते जुलते हैं। इन सबको एक ही संघ के अंतर्गत रखा गया है, जिस संघ को हम क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ संघ। एक ही संघ में ये सब जो है आपके आते हैं, प्रोटोजोआ वाले। उसके बाद आपका मेटोजोआ है, जिसमें बहुकोशिकीय प्राणी आपके आते हैं। इन जंतुओं का शरीर अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, और रचना में प्रोटोजोआ के प्राणियों से अधिक जटिल होते हैं। अब मेटोजोआ को 9 संघों में बांटा गया है, या समुदाय में।
और कुल मिलाकर के इस प्रकार जंतु जगत को कुल मिलाकर के कितने संघ हो जाते हैं, तो 10 संघों में जो है वो बांटा गया है। तो कुल मिलाकर के अगर आपसे पूछा जाए कितने संघ हैं, तो टोटल 10 संघ है, जिसमें से 9 संघ आपके इस मेटाजोआ में आ जाते हैं और एक आपका प्रोटोजोआ में आ जाता है। ये जो आपके ऊपर टाइप थे ना, ये जंतु भी हाईलाइट कर दीजिए, ये आपका यहीं पे समाप्त हो गया जो पंच जगत प्रणाली थी। और उसके बाद आपका यहाँ से जो प्रोटोजोआ और आपका मेटाजोआ डिवीजन हुआ है, ये आपका स्टोरर और यूसिंजर ने वैज्ञानिक ढंग से जो जंतुओं का वर्गीकरण हुआ है किया, उसमें जंतु जगत को 2 उप जगत में बांटा गया है, जिसको हम सब किंगडम कहते हैं। तो ये आपके मेन है। अब इसके अंतर्गत आगे चार्ट आप देखिए, जिससे और बेहतर समझ में आएगा कि जंतु जगत जिसके अंतर्गत प्रोटोजोआ और आपका मेटाजोआ। तो मैंने ये बताया प्रोटोजोआ में एक कोशिकीय प्राणी आते हैं और मेटाजोआ में बहुकोशिकीय प्राणी आते हैं। अब एक कोशिकीय प्राणी के अंतर्गत केवल इस संघ में केवल प्रोटोजोआ आता है। इस चीज को थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो ये चार्ट है उसको दिमाग में बैठाए रखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। एक कोशिकीय प्राणी प्रोटोजोआ में आपका केवल प्रोटोजोआ आता है। बहुकोशिकीय में आपका फिर से डिवीजन हो जाता है अकशेरुकी और कशेरुकी में। अब अकशेरुकी में आपके टोटल 2 से लेकर के 9 तक आते हैं और कशेरुकी में केवल कार्डेटा आता है। तो अकशेरुकी में कौन कौन से आते हैं, आपका पॉरीफेरा आता है, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए कि किसके अंतर्गत कौन सा आता है। देखिए अभी मैं इसके एग्जाम्पल भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन मेन एग्जाम्पल से ज्यादा बनते हैं। उन एग्जाम्पल के साथ साथ कौन सा संघ है, कौन सा प्राणी जगत है, कौन सा उप जगत है, आपको वो फोकस करना है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे कि प्रोटोजोआ, उसके बाद मेटाजोआ, फिर प्रोटोजोआ के अंतर्गत एक कोशिकीय जो प्राणी उसमें प्रोटोजोआ ही केवल आता है। मेटाजोआ में बहुकोशिकीय प्राणी में 2 डिवीजन होता है, अकशेरुकी और कशेरुकी, जिसमें से अकशेरुकी में अलग डिवीजन है, कशेरुकी में अलग डिवीजन है। अब इस चार्ट को और बेहतर आपको दिमाग में समझ में आएगा जगत, उपजगत और समुदाय के लक्षण और उदाहरण के तौर पर। देखिए सबसे पहला जगत, जगत कौन सा है, प्राणी जगत है, जिसमें आप देखेंगे तो एनिमेलिया आता है। मैंने स्टार्टिंग में सबसे दिखाया था एनिमेलिया और इनेमेलिया करके। फिर इस प्राणी जगत के अंतर्गत उप जगत है आपका ये प्रोटोजोआ, मेटाजोआ, जो हमने ऊपर अभी चार्ट दिखाया। इस प्रोटोजोआ में एक कोशिकीय प्राणी और मेटाजोआ में बहुकोशिकीय प्राणी। उस उप जगत के अंतर्गत और जाएंगे तो संघ या समुदाय या उनके लक्षण के अंतर्गत आता है आपका। तो कौन कौन से संघ है, प्रोटोजोआ संघ है, पेरिफोरा संघ है, ऐसे करके पोरीफेरा संघ है, सिलेंट्रेटा है। अब इनके बारे में एक एक लाइन यहाँ पर लिखी गई है, परंतु इनके बारे में डिटेल में भी क्वेश्चन आता है, तो हम आगे डिटेल में भी जानेंगे, 1 लाइन के तौर पर भी जानेंगे। पहले मैं आपको केवल स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ कि कौन किसके अंतर्गत आता है। तो संघ या समुदाय की बात आपका, फिर उसके सामने उसके एग्जाम्पल की, जैसे प्रोटोजोआ संघ है तो उस प्रोटोजोआ संघ में अमीबा, युग्निलिया, युग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये सब आता है। तो ये बेसिक समझ गए होंगे कि जगत, उपजगत, उसके बाद संघ, उसके बाद उदाहरण, ये चीज है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की बात करें तो ये आपका एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शीय प्राणी होते हैं, स्वतंत्र जीवी या परजीवी जो है आपके होते हैं। इस चीज को समझ के चलिएगा कि इनके बारे में भी डिटेल में भी हम आपको आगे पढ़ाएंगे। जैसे प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ डिटेल में ही पढ़ाएंगे, अभी शॉर्ट में केवल समझ लीजिए, या साथ में ही चलिए पढ़ाते चलेंगे। जैसे प्रोटोजोआ लेते हैं और इनके एग्जाम्पल बताते हैं, फिर इनके बारे में डिटेल में बताते हैं। ऐसे क्या होगा, फिर ऐसा नहीं लगेगा कि अभी और आगे छूटा हुआ है। ठीक है, तो साथ ही में बताते हैं। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शी प्राणी है, स्वतंत्र जीवी या परजीवी है। इसमें एग्जाम्पल में अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये आपके 4 आपको याद रखने हैं। ये उदाहरण एकदम रट के रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में सीधे सीधे यहीं से बनता है। अब इनके बारे में भी है आपके कोर्स में, आपको अमीबा अलग पढ़ना है, पैरामीशियम अलग पढ़ना है, इसीलिए मैंने पहले ही स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया कि इनके बारे में भी है। तो संघ प्रोटोजोआ सबसे पहला मैंने बताया आपका, प्रोटोज प्रथम जंतु अर्थात इस समुदाय के जंतु सृष्टि के पहले जंतु माने जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि पहले जंतु कौन से उसमें आते हैं, तो आप कहेंगे संघ प्रोटोजोआ में आते हैं। ये रचना में सरल होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, इनके जीवन की सारी क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं। इनमें अधिकांश पानी में रहने वाले स्वतंत्र जीव होते हैं, इस बात को अभी याद रख सकते हैं। कुछ जातियां परजीवी या मृतोपजीवी भी होते हैं। इन जंतुओं में प्रचलन क्रिया कूटपाद या कसाबों या रोमाभों के द्वारा जो है आपकी होती है, और श्वसन क्रिया विसरण के द्वारा होती है। ये सब एग्जाम्पल कि में जो हाईलाइट हैं चीजें, ये सब आपको याद करनी है, मैं तो केवल आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। इस क्रिया में पानी में घुली हुई ऑक्सीजन कोशिका के अंदर पहुंचती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से बाहर निकलती रहती है। जनन अलैंगिक और लैंगिक दोनों टाइप का आपको देखने को जो है वो मिलता है। और एग्जाम्पल तो मैंने आपको बताया, अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। अब इनके बारे में भी बात करते हैं। अमीबा के बारे में सबसे पहले, तो ये तालाब, पोखर, नहर, झरने, नदियां, इनके स्थिर और मीठे जल के कीचड़ में पाया जाता है। आकार जो अमीबा है उसका अनिश्चित होता है। शरीर के चारों ओर
प्लाज्मा लेमा नामक झिल्ली होती है। कई बार ऐसे डिटेल में क्वेश्चन बन जाते हैं कि अमीबा के शरीर के चारों ओर कौन सी झिल्ली होती है। इसकी बाह्य जो सतह होती है उससे छोटी छोटी रचनाएं बनती बिगड़ती रहती हैं, जिन्हें कूटपाद या पादाप कहते हैं। ये जंतु के प्रचलन अंग होते हैं और जंतु इसी से शिकार को पकड़ता है। इसके जीव द्रव्य केंद्र कई खाद्य रिक्तिकाएं और संकुचनशील रिक्तिकाएं होती हैं। यहीं से केवीएस में जो अभी पेपर हुआ था ना, पीआरटी वाला, उसमें क्वेश्चन आया था, सेम यहीं से क्वेश्चन आया था, उसकी विशेषताएं पूछी गई थी। और ये जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, क्लास 7th में है या 8th में है, किसी एक में है, क्योंकि टॉपिक वाइज पहले पढ़ा चुके हैं हम आपको। अगला है आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। मनुष्य की बड़ी आंत में पाए जाने वाला ये हानिकारक आपका परजीवी है, जिसके द्वारा कौन सा रोग होता है? पेचिस नामक रोग होता है। तो पेचिस नामक रोग किससे? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से। आंत की में पाया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आंत की श्लेष्मा में घाव कर देता है, जिससे पेट में दर्द, मरोड़ और ऐठन होती है और मल के साथ खून भी आने लगता है। अगला आपका है युगलिना। ये सब आपके किस में आ रहे हैं, इस चीज को दिमाग में स्टार्टिंग से रखिएगा। ये जो सारे एग्जाम्पल हैं वो इस संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आ रहे हैं। प्रोटोजोआ हम पढ़ रहे हैं। और वीडियो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, मेहनत अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट पर आ रहे हैं, तो एक लाइक तो आप सभी का वीडियो पर बनता ही है। एटलीस्ट जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। शेयर कर सकते हैं ना, शेयर भी करते रहिएगा। तो ये यहाँ पर हमारा युगलिना पढ़ते हैं। तो तालाबों के स्वच्छ जल में पाया जाता है। युगलिना युक्त तालाबों में जल के ऊपर हरे रंग की परत बन जाती है, क्योंकि इन जंतुओं के शरीर में पर्ण हरिम पाया जाता है। जो हरे रंग की परत बन जाती है ना, उसका रीजन यहाँ पर दिया गया है। इसका अग्र सिरे पर कोशिका मुख होता है, जिसको हम साइटोसोम कहते हैं। और साइटोस्टोम के बाद कोशिका मुख से एक धागे के समान रचना निकलती है, जिसे कसाब कहते हैं। ये जंतु का प्रचलन अंग होता है। इंग्लिश टर्म भी लिखे हुए हैं, जिनको हिंदी ना समझ में आए इंग्लिश पढ़ते रहेगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि जंतु का प्रचलन अंग क्या कहलाता है आपका? युगलिना में तो कसाब कहलाता है। कोशिका के और इसका नाम इंग्लिश में फ्लैगेला। कोशिका के मध्य में केंद्रक होता है। शरीर में अनेक हरित लवक पाए जाते हैं आपके। और ये जंतु पादपों की भांति प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही अपना भोजन जो है वो बनाते हैं। पादप और जंतु का संयोजक जीव के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। अगला है आपका पैरामीशियम। तालाब और पोखर में ऐसी जगह पाया जाता है जहां के जल में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है। इसका आकार जो होता है वो चप्पल के तलवे के समान होता है। ये कई बार आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्योंकि यही पैरामीशियम में एक लाइन हर जगह आपको लिखी देखने को मिल जाती है। तो इसका आकार कैसा होता है? चप्पल के आकार का होता है। जंतु में प्रचलन जो है वो पचमाभिकाएं जो है वो भी आपको देखने को मिलती हैं। अगला आपका प्लाज्मोडियम है। मलेरिया रोग आपका प्लाज्मोडियम नामक जो रोगजनक परजीवी है उसके प्रोटोजोन के संक्रमण से जो है आपका होता है। एनोफेलीज नहीं, एनाफिलीज भी लिखा रहता है, यहाँ पर एनो लिखा है। तो मच्छर की मादाएं प्लाज्मोडियम की वाहक होती हैं, अर्थात ये इससे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलाती हैं। उसके बाद प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र जटिल होता है, कई प्रावस्थाएं भी होती हैं। इसका कुछ भाग मनुष्य का तथा शेष भाग मादा एनाफिलीज के शरीर में पूरा करता है। ऐसा जीवन चक्र जो दो भिन्न प्रकार के जंतुओं में पूरा होता है, द्विपोषपदीय जीवन चक्र जो है आपका कहलाता है। मनुष्य प्लाज्मोडियम का प्राथमिक पोषक होता है, मादा एनाफिलीज द्वितीय पोषक होती है। इस प्रकार मादा एनाफिलीज प्लाज्मोडियम को फैलाने वाली वाहक पोषक होती है। प्लाज्मोडियम का अलैंगिक जनन मनुष्य में होता है, जबकि मच्छर में लैंगिक जनन और बीजाणु जनन जो है वो आपका होता है। इस बात को भी याद रख सकते हैं, किसमें अलैंगिक जनन होता है और किसमें लैंगिक जनन। अब यहाँ से हमारा अगला संघ है, ऊपर से चार्ट में हम आपको दिखा देते हैं। दूसरा संघ जो था वो पॉरीफेरा संघ था। यहाँ पर देख लीजिए, वो प्रोटोजोआ हमारा समाप्त हुआ, इसके सारे एग्जाम्पल भी हमने पढ़ लिए। अब दूसरा जो पॉरीफेरा संघ है वो आपका किसमें आ रहा है? मेटाजोआ में आ रहा है, क्योंकि ये बहुकोशिकीय प्राणी में आ रहा है। विशेषता देखेंगे तो शरीर छिद्रयुक्त होता है, ऊतकों का अभाव होता है, देह व्यक्ति में नाल प्रणाली होती है। एग्जाम्पल में देखेंगे तो ल्यूकोसोनालिलिया, साइकान, स्पांजिला, यूप्लेक्टेला, ये सब आपके इसमें आते हैं। पढ़ते हैं थोड़ा सा संघ पॉरीफेरा के बारे में। इस समुदाय के जंतुओं के शरीर में छोटे छोटे अनेक छिद्र होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें कहते हैं ऑस्टिया। इसलिए इस समुदाय का नाम ही रखा गया है पॉरीफेरा, यानी छिद्रधारी रेखा। जंतुओं का शरीर इसमें बेलनाकार होता है, पौधों की भांति शाखान्वित होता है। ये प्रायः झीलों और समुद्रों में पत्थर से चिपके हुए मिलते हैं। इन्हें स्पंज कहते हैं। बहुकेशिकीय होते हुए भी इनके शरीर में ऊतकों और अंगों का निर्माण नहीं होता है। स्पंज गुहा जो है इन्हीं को कहते हैं। गुहा अग्र सिरे पर स्थित एक बड़े छिद्र द्वारा बाहर खुलती है, जिसे ऑस्कुलम जो है वो कहते हैं। अच्छा, एक चीज समझिए, यहाँ पर अगर आप पेपर आपका जो बनेगा, अगर जिस तरीके से पीएसएस लेवल का बनता है ना कि एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 1 2 सही, 2 3 सही,
अगर सीटेड बेस्ड या आप कहेंगे एनसीईआरटी बेस्ड पेपर बना तो यहाँ पर आपको फिर वन लाइनर नहीं, फिर सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी। जैसे पॉलीफेरा संघ है तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इनमें से पॉलीफेरा संघ के बारे में कौन सा सही है या सही नहीं है। अब इनमें क्वेश्चन में लाइनें उठाई जा सकती हैं, जैसे लाइनें उठाई जा सकती हैं तो यही एक लाइन उठा सकती है कि ऊतकों और अंगों का इनमें निर्माण नहीं होता है, क्या सही है या गलत है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बात करते हैं, शरीर में अंतः कंकाल के रूप में अनेक कंटिकाएं भी जो है वो कांटे भी जो है वो पाए जाते हैं। अब एग्जाम्पल तो सारे भैया जरूर रटे होने चाहिए, जब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं तो नाम तो एटलीस्ट आपको याद ही होने चाहिए। साइकन है, ल्यूकोसोलिनिया है, यूस्पांजिया है, स्पांजिला है, यूप्लेक्टेला है, ये सब आपके इसमें एग्जाम्पल में आते हैं। बाथ स्पंज या यूस्पांजिया जो है उसके बारे में लिखा है। सबसे पहला, अमेरिका तथा पश्चिमी भारत के समुद्री तटों में पाया जाता है। गहरे भूरे रंग के पटिलाकार या सपालिक आकार के स्पंज होते हैं। कंकाल को सुखाकर स्नान के रूप में लाया जाता है, कार्य में लाया जाता है, इसलिए इसे बाथ स्पंज भी जो है वो कहते हैं। फिर अगला है एग्जाम्पल यूप्लेक्टेला। ये एक अत्यंत सुंदर समुद्री स्पंज होता है जिसे बीनस के फूलों की टोकरी भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यूप्लेक्टेला को क्या कहते हैं? बीनस के फूलों की टोकरी। हिंदी में देखिए बीनस लिखा है, इंग्लिश में देखिए वीनस लिखा है, वी लिखा है, तो ये वीनस ही सही होता है, वी। ये मुख्य रूप से फिलीपींस द्वीप समूह, वेस्ट इंडीज और जापान के गहरी समुद्रों में आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर चित्र भी आप देख पाएंगे, ल्यूकोसोलेनिया का चित्र देख पाएंगे, साइकॉन का चित्र देख पाएंगे, यूस्पांजिया का चित्र देख पाएंगे, जिसको क्या कहते हैं? बाथ स्नान कहते हैं। ये ऊपर नाम अभी मैंने बताया, जितने उपनाम होते हैं ना वो जरूर याद रखने हैं आपको, बाकी चित्र देख लेंगे तो थोड़ा सा याद करने में आसानी होगी। आगे बात करते हैं अगला संघ। अगला संघ है आपका सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा संघ की बात कर लेते हैं, उससे पहले थोड़ा सा चार्ट में भी आपको दिखा देते हैं। सिलेंट्रेटा शरीर में दंश जो कोशिकाएं होती हैं और सिलेंट्रेटा इसमें उपस्थित होता है। इसमें हाइड्रा आता है, जेलीफिश आता है, फाइजेलिया आता है। देखिए ये चार्ट हम इसलिए साथ में आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें ये पूरी लाइन का एक लाइन, वन लाइन के तौर पर अगर आप दिमाग में याद करना चाहते हैं तो वो ये दिया है जो सबसे मेन लक्षण है। बाकी आना तो भैया देखिए डिटेल में चाहिए। 1 to 5 का पेपर आप देख चुके हैं, जब वहां पर इतना लेवल हाई था तो फिर 6 से 8 में आप सरल की उम्मीद तो बिल्कुल ना करिएगा, तो इसलिए आपको डिटेल में ही पढ़ना चाहिए। संघ सिलेंट्रेटा की बात करते हैं। इस संघ के प्राणियों में ऊतक बनने की प्रारंभिक अवस्था जो है वो आपकी पाई जाती है। शरीर जो होता है वो दो स्तर जिसमें आप देखेंगे डिप्लोब्लास्टिक का बना होता है। शरीर का बाह्य स्तर बाह्य त्वचा और या एक्टोडर्मिस तथा भीतरी जो स्तर होता है वो गैस्ट्रोडर्मिस कहलाता है। ये नाम याद रख सकते हैं, एक्टोडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस। इन दोनों के बीच अकोशिकीय मीसेग्लिया होती है और शरीर के अगले सिरे पर मुख होता है। इस पर स्पर्शक लगे होते हैं, इनमें गुदा नहीं होती है। स्पर्शकों में डंक मारने वाले दंश कोशिकाएं होती हैं और आपका शिकार को मूर्छित करने पकड़ने में मदद करती है, शत्रु से रक्षा करती है। शरीर में केवल एक गुहा होती है जो जठर वाहिनी गुहा या सीलेंट्रॉन जो है वो कहलाती है। इसके अलावा इसी विशेषता के कारण ये जनसंघ जो है वो सीलेंट्रेटा कहलाता है, इसीलिए मैंने हाईलाइट किया क्योंकि इसका नाम ही इसी कारण से है, सीलेंट्रेटा। इसके कुछ जंतु जो है आपके एक लिंगी भी होते हैं, जैसे पॉलिप, हाइड्रा, मूंगा, जेलीफिश, सी एनिमोन आदि। तो ये आपके एक लिंगी होते हैं। यहाँ पर चित्र भी आप देख पाएंगे, हाइड्रा की संरचना आपको देखने को मिलेगी, जहां पर आपको इसके बारे में स्पर्शक, कलिका, जठर गुहा, बेसल डिस्क, मुख, ये सब देखने को यहाँ पर हाइड्रा की संरचना में मिलेगा। अगला संघ आपका है प्लेटी हेलमिंथीस। वापस से चार्ट में दिखाते हैं आपको कि क्या इनकी विशेषता है। तो कोमल और चपटे कृमि होते हैं, देह गुहा का इसमें अभाव होता है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं? फीता कृमि है, लीवर है, फ्लूक है, प्लेनेरिया है, ये सब इसमें एग्जाम्पल आते हैं। प्लेटी हेलमिंथीस। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो इस संघ के जंतुओं का शरीर फीते की तरह से जो है वो चपटा होता है और शरीर 3 स्तर आपके एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म इनका बना होता है, परंतु इसमें देहगुहा जो है वो आपकी नहीं होती है। अधिकांश जीव जो होते हैं इसमें परजीवी होते हैं। इनमें पोषक के शरीर से चिपकने के लिए मुख के चारों ओर चूसक होते हैं, कांटे पाए जाते हैं। उत्सर्जन के लिए एक विशेष प्रकार की ज्वाला कोशिकाएं जो है वो इसमें देखने को मिलती हैं। ये जंतु आपके उभयलिंगी या द्विलिंगी होते हैं, अर्थात नर और मादा अंग एक ही जंतु के शरीर में जो है आपके पाए जाते हैं। ये इनकी विशेषता है। एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपका प्लेनेरिया आ गया, लिवर फ्लूक आ गया, फीता कृमि आ गया, सिस्टोसोमा आ गया। तो ये इसके एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल तो भैया आपको जरूर से जरूर याद रखना है, चीज मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी। अब इनके बारे में, फीता कृमि के बारे में भी डिटेल में बताया गया है।
फीताकृमि को टेप वॉर्म कहते हैं अर्थात टीनिया सोलियम एक अंतः परजीवी जंतु है, मुख्यतः सुअर, मनुष्य, भेड़, बकरी, बंदर आदि की आंतों में जो है ये पाया जाता है। इसका शरीर लंबा, पतला और फीते के समान होता है। इसका जीवन चक्र 2 पोषक में कंप्लीट होता है, जैसे मनुष्य और सुअर में। इसके प्रभाव से मनुष्य में रक्तहीनता आती है, आंतों में दर्द होता है, जी मिचलाना आता है, कमजोरी आती है। ये सब इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। टीनिया सोलियम फीताकृमि। अगला संघ आपका है प्लेटीहेल्मिन्थीज। इस की बात करते हैं तो प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है आपका, वैसे हमने इसकी बात ही तो की थी। अगला एस्केलहेल्मिन्थीज था आपका। तो एस्केलहेल्मिन्थीज शरीर लंबा, बेलनाकार और क्यूटिल से ढका रहता है। कूट देह गुहा इसमें जो है वो आपकी रहती है। एग्जाम्पल में एस्केरिस और निमेटोड जो है वो इसमें आ जाएगा। अब इनके बारे में बात करते हैं तो इस संघ को निमेटीहेल्मिन्थीज या निमेटोडा अथवा गोलकृमि की संज्ञा भी दी जाती है। कई जगह गोलकृमि लिखा रहता है। इनका शरीर क्यूटिकल से आवृत, लंबा, बेलनाकार, धागेनुमा, दोनों सिरों पर नुकीला होता है। इसमें खंडों का अभाव होता है। और अगर बात करें त्रिस्तरीय द्विपार्श्व सममित प्राणी जो है इसके अंतर्गत ये आते हैं। आहार नाल के एक सिरे पर मुख और दूसरे सिरे पर गुदा होती है। इसमें श्वसन और रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है वो नहीं होता है। साथ ही ये जंतु एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर और मादा अंग अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं। अधिकांश जीव जंतु अंतः परजीवी भी होते हैं, जैसे आपका एस्केरिस हो गया, फाइलेरिया कृमि है, सूत्रकृमि है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल ध्यान जरूर याद रखिएगा। अगला आपका संघ है एनेलिडा संघ। एनेलिडा संघ की बात सबसे पहले शॉर्ट में करते हैं तो शरीर लंबा, बेलनाकार और खंड युक्त होता है। प्रचलन के लिए सीटी, पैरापोडिया या चूसक द्वारा होता है। वास्तविक देह गुहा इसमें उपस्थित रहती है। एग्जाम्पल केचुआ, जोक, नेरिस इसमें जो है वो एनेलिडा संघ में आता है। अब डिटेल में बात करते हैं तो एनेलिडा अर्थात खंड युक्त कृमि। देखिए नाम में ही इसका सबसे पहला यही लिखा हुआ है, खंड युक्त कृमि इनकी सबसे प्रमुख विशेषता है। इस संघ के जंतु लंबे होते हैं, बेलनाकार होते हैं, कोमल शरीर वाले होते हैं, द्विपार्श्व सममित होते हैं और त्रिस्तरीय होते हैं। इनका शरीर अनेक छल्लेदार खंडों का बना होता है। शरीर पर क्यूटिकल का आवरण होता है। इनके शरीर की संरचना नली के अंदर नली इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। देह गुहा सिलोम कहलाती है, पटों द्वारा वैश्व में बटी होती है। इनमें पाचन, संवहन, उत्सर्जन, जनन, तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया कहलाते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा चुका है। उत्सर्जी अंग क्या है, किस संघ का, एनेलिडा संघ का। क्या उत्सर्जी अंग है, नेफ्रिडिया है। एग्जाम्पल देखेंगे तो केचुआ है, जोक है, नेरिस है, ये इसके एग्जाम्पल है। केचुआ के बारे में बात करते हैं। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है फेरिटिमा पॉस्थुमा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये द्विलिंगी जंतु होते हैं जो मिट्टी के अंदर स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करते हैं। शरीर इनका लंबा होता है, बेलनाकार होता है, शरीर अनेक खंडों में बटा होता है, वो तो आप देखते भी हैं। इसका अग्र सिरे पर चंद्राकार मुख होता है, पश्च सिरे पर गुदा स्थित होती है। केचुआ मिट्टी के अंदर सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ है उनको खाता है। मिट्टी को खाकर अपनी सुरंग बनाता है। मिट्टी आहार नाल से होती हुई गुदा द्वारा छोटी छोटी गोलियों के रूप में बाहर निकलती रहती है, जिसे कहते हैं कास्टिंग। केचुए में 14, 15 और 16वां खंड मिलकर एक पट्टी युक्त रचना बनाते हैं, जिसे कहते हैं क्लाइटेलम। और केचुए के अधर तल के 14वें खंड पर मादा जनन छिद्र होता है और 18वें खंड पर नर जनन छिद्र जो है आपका होता है। केचुआ भूमि को सरंध्र बनाता है और इनका कास्टिंग उपयोगी खाद होता है। किसानों का मित्र भी जो है ये कहा जाता है। अगला संघ आपका है आर्थ्रोपोडा। सबसे पहले शॉर्ट में बात करते हैं आर्थ्रोपोडा। शरीर खंडयुक्त होता है, जोरदार उपांग होते हैं, काइटिन का बाह्य कंकाल होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देह गुहा की संज्ञा हीमोसील है और इसमें एग्जाम्पल में तिलचट्टा है, बिच्छू है, ये सब आपके आते हैं। अब थोड़ा डिटेल में आर्थ्रोपोडा संघ, इन जंतुओं का शरीर खंडयुक्त होता है और टांगे जोरदार होती हैं, इसलिए इस समुदाय का नाम ही रखा गया आर्थ्रोपोडा। शरीर 3 भागों में बटा होता है, सिर, धड़ और उदर। इस समुदाय के जंतुओं का शरीर काइटिन नामक आवरण से ढका होता है। ये चीज मैंने स्टार्टिंग में बताई कि ये काइटिन जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नर और मादा जंतु अलग अलग होते हैं। समय समय पर बहिकंकाल शरीर से उतरता रहता है, इसके स्थान पर नया बहिकंकाल आता रहता है। ये जो उतरना है कंकाल, बहिकंकाल, ये मोल्टिंग कहलाता है। शरीर के प्रत्येक खंड में एक एक जोड़ी बहुखंडीय उपांग भी आपको देखने को मिलते हैं। कार्यों के अनुरूप जबड़े, क्लोम और टांगों के रूप में पाए जाते हैं। श्वसन के लिए जलीय जंतुओं के क्लोम तथा स्थलीय जंतुओं में टेकिया या बुकलंग जो है वो पाए जाते हैं। इनमें शरीर की जो सतह होती है उसके द्वारा भी श्वसन होता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। रुधिर परिवहन तंत्र खुला तंत्र आपको देखने को मिलता है। देह गुहा शरीर से भरी हीमोसील गुहा होती है। इसमें सभी अंग जिसमें डूबे रहते हैं। नेत्र संयुक्त होते हैं, अर्थात प्रत्येक आंख में तालों की संख्या जो है वो लेंस जिसको कहते हैं उसकी संख्या अनिश्चित होती है। संघ के मुख्य 4 वर्गों में भी बांटा गया है। क्रिस्टेसिया,
मैरियोपोडा, इंसेक्टा और एरेक्नाइडा। तो ये 4 संघ भी इसको बांटा गया है आर्थ्रोपोडा संघ को। अगला संघ आपका है मोलस्का संघ। और शॉर्ट में बात करते हैं तो शरीर कोमल होता है, कवच द्वारा ढका होता है। सबसे मेन चीज है कवच, जो मोलस्का की है, क्योंकि यहाँ देखेंगे घोंगा घोंगा है, सीपी है, ऑक्टोपस है, ये सब इसी के एग्जाम्पल में आते हैं। अब डिटेल में बात करते हैं। समुदाय के जंतु अधिकांशतः समुद्री, कुछ अलवणीय जल में और कुछ नम भूमि पर पाए जाते हैं। इन जंतुओं का शरीर बहुत कोमल होता है, इसलिए इनका नाम पड़ा है मोलस्का। शरीर और पात को छोड़ करके जंतुओं का संपूर्ण शरीर मेंटल नामक आवरण से जो है वो ढका रहता है। अपने चारों ओर कैल्शियम युक्त कठोर आवरण इनका निर्माण करता है, जिससे कवच की जो संज्ञा है वो प्रदान की जाती है। तो कवच होता है वो कैल्शियम युक्त कठोर आवरण होता है। कुछ जंतु होते हैं जैसे ऑक्टोपस वगैरह, उनमें कवच नहीं देखने को मिलता है। इनमें प्रचलन के लिए एक चपटा, चौड़ा और पेशीयुक्त पाद होते हैं। रुधिर जो है यहाँ पर रंगहीन होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, रुधिर रंगीन होता है। लेकिन कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनका खून नीला भी होता है, हरा भी होता है। श्वसन गिल्स या वायु कोशों के द्वारा होता है। अधिकांश एक लिंगी जो है ये होते हैं, जैसे आपका घोंगा है, सीपी है, कौड़ी है, सीपियां है, शंख है, ऑक्टोपस है, पर्ल ऑयस्टर है। इसके अलावा डेंटेलियम है, आपका यूनियो है, स्किविडस करके जो है, इसके अलावा लेमलिंडेस, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। और यहाँ भी एग्जाम्पल आपका है नॉटिलस और काइटन, ये भी याद रख सकते हैं। अब इसी के एग्जाम्पल जो है उसमें घोंगा के बारे में बताया गया है डिटेल में, कि गड्ढे, पोखर और तालाबों में पाया जाता है। शरीर कुंडलित होता है, कठोर कवच से ढका रहता है, शाकाहारी जीव होता है, जलीय पौधों के ऊपर अपना जीवन निर्वाह करता है। जंतुओं के अग्रभाग पर सिर के पीछे पेशीय चपटा पाद होता है। इसके सिरे से एक जोड़ी डंठल पर आंखें स्थित होती हैं, 2 जोड़ी स्पर्शक होते हैं, और ये एक लिंगी जंतु है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है सीप। गड्ढे, तालाबों की कीचड़ या बालू में मिलता है। एक मांसाहारी जंतु है, इसका कोमल शरीर पार्श्व से ढका रहता है। इन जंतुओं का मेंटल और कठोर कवच होता है और 2 अर्ध भागों में बटा रहता है। श्वसन गिल्स द्वारा जो है इसमें होता है। अब देखिए यही सब से क्वेश्चन बनते हैं। मैं स्पीड में पढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्किप करना है, ये सब चीजें आपको याद करनी है। डायरेक्ट बन सकता है क्वेश्चन की जो सीप है उसमें जो श्वसन अंग होते हैं वो क्या होते हैं, गिल्स के द्वारा होता है, कूटपाद के द्वारा होता है, त्वचा से होता है, ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। आगे बात करते हैं ऑक्टोपस की। तो ये समुद्री मांसाहारी जंतु है, कवच इसमें जो है वो नहीं होता है, ऊपर बताया था। और ये एक मृदु कवची जंतु होता है। इसे डेविल फिश की भी संज्ञा दी जाती है। ये एक सिफ्लोपोड मोलस्क है जिसके 8 भुजाएं होती हैं, कई मीटर लंबी होती हैं। इसके सिरे में मुख, 2 बड़े नेत्र, भुजाओं पर चूसक जो है वो देखने को मिलते हैं। ये चूसकों द्वारा किसी जंतु के शरीर से चिपक जाते हैं, इसी चूसक से बड़े बड़े जंतुओं को मार डालते हैं। अगला संघ है आपका इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा शॉर्ट में बात करते हैं। सल्क, अंतः कंकाल, सिर और खंडों का अभाव होता है। प्रचलन जो है वो नालपाद यानी कि ट्यूब फीड के द्वारा होता है। और सितारा मछली इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। अब बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में, कि संघ को यह नाम जैकब क्लीन ने दिया था। और इस संघ के सभी जीव जो होते हैं वो समुद्र में देखने को मिलते हैं। शरीर गोल होता है, नालवत होता है, तारे सदृश, त्रिस्तरीय खंड विहीन होता है। इसमें वास्तविक देहगुहा जो है वो पाई जाती है, जो कि शिशु प्रावस्था में द्विपार्श्वीय सममित, परंतु वयस्क में जो है वो पंचतई अरीय हो जाती है। इनमें स्पष्ट शीर्ष एवं मस्तिष्क का अभाव होता है। मुखवर्ती तल 5 अरीय एम्बुलेक्रल और 5 अंतरह एम्बुलेक्रल क्षेत्रों में ये जो है वो बटा होता है। इनकी खुरदरी दृढ़ और चिम्मड़ देह भित्ति में कैल्शियम युक्त अस्थिकाएं या कंटिकाओं का अंतः कंकाल पाया जाता है। वास्तविक देहगुहा रोमा भी पेरिटोनियम द्वारा घिरी होती है, अनेक नलिकाएं और पात्रों में बटी होती है। 3 विशिष्ट तंत्र भी इसमें होते हैं, जलवाहिनी, हीमल और आपका पेरिहीमल। इस संघ के जंतु में कोई केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो नहीं होता है। जनन मुख्यतः लैंगिक, जननांग प्रायः एक लिंगी और पुनरुत्पादन की बहुत क्षमता होती है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो तारा मछली है, समुद्री खीरा है, ब्रिल्टिल स्टार है, समुद्री आर्चिनस है, कुकुमेरिया है, थायोन है, एंटीडॉन है और होलोथूरिया है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल जरूर याद रख लीजिएगा। लास्ट आपका संघ है कार्डेटा संघ। इस चीज को समझिएगा कि कार्डेटा शॉर्ट में क्या होता है। तो नोटोकार्ड उपस्थित होता है, जीवन की किसी न किसी अवस्था में गिल होते हैं, रंध्र पृष्ठीय नलिकाकार तंत्रिका तंत्र होता है और देहगुहा जो है इसमें सुविकसित होती है। एग्जाम्पल में मनुष्य है, मेढक है, कबूतर, चमगादड़, मछली, चूहा, बंदर, ये सब आते हैं। और सबसे ध्यान देने वाली बात है कि मनुष्य भी कार्डेटा में आता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये कार्डेटा का भी वर्गीकरण अभी होता है। अभी तो हम कार्डेटा के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, इसका भी वर्गीकरण होता है, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं।
तो संघ कार्डेटा की स्थापना बेल्फोर ने की थी। संघ के प्राणी जल, थल और वायु तीनों में रहते हैं। इनके तीन मूलभूत और अद्वितीय लक्षण हैं। सबसे पहला लक्षण है नोटोकार्ड का। कार्डेटा समुदाय के समस्त जंतु के शरीर में किसी न किसी अवस्था में मेरुदंड अथवा पृष्ठरज्जु अर्थात नोटोकार्ड जो है पाया जाता है। ये भ्रूण की मीसेंडोडर्म कोशिका से बना होता है। मेरुदंड जैसे मनुष्यों में होता है, उससे याद रख सकते हैं कि नोटोकार्ड होता है। शरीर की मध्य पृष्ठ रेखा पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के नीचे और आहार नाल के ऊपर एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैला होता है। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सहारा देता है। अधिकांश कार्डेट्स में नोटोकार्ड के स्थान पर कशेरुक दंड जो है वो उसका निर्माण हो जाता है। अगला आपका पॉइंट है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मनुष्य और रीढ़ रज्जु को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यह एक खोखली नलिका सदृश होता है। शरीर के मध्य पृष्ठ रेखा पर नोटोकार्ड के ऊपर होता है। इसकी गुहा को तंत्रिका गुहा कहते हैं। तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो गया। अगला है ग्रसनी गिल दरारें। प्रत्येक कार्डेट्स के जीवन की किसी न किसी अवस्था में ग्रसनी की दीवारों में दरारें या छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें गिल दरारें कहते हैं। ये दरारें श्वसन क्रिया में सहायक होती हैं। जलीय जंतुओं में दरारें स्थायी होती हैं, परंतु स्थलीय जंतुओं में दरारें केवल भ्रूण अवस्था में ही आपको देखने को मिलती हैं। प्रतिपृष्ठ हृदय की बात करें तो कशेरुकी जंतुओं का हृदय अधिक विकसित होता है। प्रतिपृष्ठ तल की ओर जो है ये स्थित होती है। अगला है बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र, क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की अगर बात करें तो कशेरुकी में रुधिर हृदय से सदैव बंद वाहिनी धमनी सिरा में बहता है। रुधिर वाहिनी द्वारा रुधिर के बहाव को बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है वो कहते हैं। नॉन कार्ड्स में रुधिर वाहिनियों के अभाव से रुधिर कोटरों में बहा करता है। इस प्रकार के रुधिर बहाव को खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो ये दोनों आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। बंद रुधिर, देखिए बंद जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है, ये जंतुओं का जो हृदय होता है अधिक विकसित होता है। प्रतिपृष्ठ तल, अधर तल, वेंट्रल हार्ट की ओर जो है ये आपका स्थित होता है। लाल रुधिर कणिकाओं की बात करें तो कशेरुकियों की जो लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी है, उसमें हीमोग्लोबिन नामक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है, इसलिए रुधिर का रंग लाल होता है। नॉन कार्ड्स में यदि हीमोग्लोबिन अभाव हो तो वो प्लाज्मा में जो है वो घुल जाता है। अब मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि संघ कार्डेटा का भी वर्गीकरण होता है, क्योंकि मनुष्य इसमें आता है तो बड़ी बात है, तो इसके बारे में भी काफी सारी चीजें थी और इसका भी वर्गीकरण है। तो संघ कार्डेटा का जो है वो समूह आप देखेंगे, एक आपका एक्रेनिया के नाम से है और एक आपका क्रेनिया के नाम से है। अब इसमें भी उपसंघ होते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो वर्टोब्रेटा कशेरुकी में आ रहे हैं, और इसमें भी एक्रेनिया में भी देखेंगे संघ है, तो हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा और सेफलोकार्डेटा, ये आपके किस में आते हैं, ये एक्रेनिया में आते हैं। और इसके अलावा जो क्रेनिया है इसमें कौन से आते हैं, तो एग्नेथा आता है और नेथोस्टिमेटा आता है। अब इसमें भी नेथोस्टिमेटा में से पिसीज आता है और टेट्रोपोडा आता है। और इस टेट्रोपोडा में भी देखेंगे तो ये 4 वर्ग आते हैं। उभयचर वर्ग है जिसको हम एम्फीबिया वर्ग कहते हैं, सरीसृप वर्ग है जिसको हम रेप्टिलिया कहते हैं, पक्षी वर्ग है जिसको एवीज कहते हैं, और स्तनधारी है जिसको मेमेलिया कहते हैं। तो ये जो टेट्रोपोडा देख रहे हैं इसके अंतर्गत आता है और यही सबसे ज्यादा वर्ग इंपॉर्टेंट भी है। बाकी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, चार्ट इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि कौन किसके अंतर्गत आता है। अब कार्डेटा संघ के जो वर्ग हैं उसमें डायरेक्ट इसमें एक साथ दिए गए, जैसे मत्स्य वर्ग सबसे पहला, इसमें सभी असमतापी जंतुओं को रखा जाता है। हृदय द्विवेशमी होता है और सिर्फ अशुद्ध जो रक्त है वही जो है ये पंप करता है। इसमें श्वसन क्रिया गिल्स के द्वारा जो है वो होती है। जल में जो घुली ऑक्सीजन होती है वही आपकी यूज में लाई जाती है। कुछ मछलियों का कंकाल उपास्थियों का बना होता है, जैसे शार्क है, स्कॉलियोडन है, और एग्जाम्पल के लिए समुद्री घोड़ा, रोहू, कतला, ये सब जो ये उदाहरण लिखे हैं ना वो इस मत्स्य वर्ग के हैं। और जो जैसे लिखा है वो इस लाइन के लिए लिखा है। कुछ मछलियों का जो कंकाल है उपास्थियों का बना होता है, उसमें शार्क आता है। तो पहला वर्ग हो गया मत्स्य वर्ग। दूसरा है एम्फीबिया वर्ग। एम्फीबिया वर्ग की बात करें, इस वर्ग के सभी सदस्य उभयचर होते हैं, असमतापी होते हैं। जीवों में श्वसन, फेफड़े, त्वचा और क्लोम तीनों के माध्यम से जो है वो होता है। इनके हृदय में 3 कक्ष होते हैं, और एग्जाम्पल के लिए आपका मेढक जो है इसमें आता है। अगला आपका है सरीसृप वर्ग, रेप्टेलिया। इस वर्ग के जंतु असमतापी होते हैं। जीवों में श्वसन फेफड़ों के माध्यम से होता है। वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु हैं। ये जंतु आपके अंडे देते हैं। अंडे कैल्शियम कार्बोनेट के कवच के होते हैं, और हृदय जो होता है वो सामान्यतः 3 कक्षों का होता है। अपवाद स्वरूप मगरमच्छ का जो हृदय होता है वो 4 कक्ष का होता है। एग्जाम्पल इसमें सांप है, मगरमच्छ है, घड़ियाल है, छिपकली है, कछुआ है, ये सब आपके सरीसृप वर्ग में आते हैं।
अगला वर्ग है पक्षी वर्ग। ये समतापी जीव हैं। इन जीवों में श्वसन फेफड़ों के द्वारा जो है वो होता है। जंतुओं के अग्रपाद विकसित होकर पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। पक्षियों में देखते हैं ना। इन जंतुओं के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। मूत्राशय जो है इनमें नहीं होता है, इसीलिए आप देखते हैं कहीं पर भी जो पक्षी वगैरह हैं बीट कर देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कौवा, चिड़िया, तोता, मोर, ये सब आपके इसमें आ जाते हैं। 5वां वर्ग है आपका, जिसमें मनुष्य भी आपका आता है, स्तनी वर्ग, मैमेलिया। इस वर्ग के सभी जंतु नियत तापीय होते हैं, उच्च तापीय होते हैं। त्वचा पर श्वेत ग्रंथियां या तैलीय ग्रंथियां होती हैं। इनके हृदय में 4 कक्ष होते हैं। बाह्य कर्ण उपस्थित होते हैं। जीवन काल में 2 बार दांत निकलते हैं। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। ऊंट या लामा में जो है वो केंद्रक पाया जाता है आरबीसी में। स्तनी वर्ग को 3 उपवर्गों में भी बांटा गया है, प्रोटीथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। ये चीज ऊपर जो चार्ट दिखाया था उसमें दिखाई थी। प्रोटीथेरिया एग्जाम्पल में एकेडिना है, ऑर्निथोरिंकस आदि है, अंडे देते हैं। जबकि मेटाथेरिया जैसे कंगारू है, अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं। और यूथेरिया में मनुष्य आता है जो कि पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देता है। तो तीनों के बारे में एक लाइन भी यहाँ पर बता दी गई ताकि आप किसी प्रकार से कंफ्यूज ना हो। लास्ट जो अंतर है वो कार्डेटा और नॉन कार्डेटा में और रह गया है, इसको और देख लेते हैं, फिर ये हमारा टॉपिक पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। जो जंतुओं का वर्गीकरण, अभी पादपों का वर्गीकरण आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। तो कार्डेटा और नॉन कार्डेटा में बात करते हैं। सबसे पहले कार्डेटा, तो इन जंतुओं में नोटोकॉर्ड जीवन किसी न किसी अवस्था में पाया जाता है। और नॉन कार्डेटा में नोटोकॉर्ड जो है वो नहीं पाया जाता है। अगला आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नलिकाकार और पृष्ठ तल की ओर हो रहता है। ये ठोस और अधर तल की ओर रहता है। जीवन की किसी न किसी अवस्था में ग्रसनी गिल दरारें होती हैं, इसमें नहीं होती हैं। हृदय अधर तल की ओर आहार नाल के नीचे स्थित होता है। हृदय पृष्ठ तल की ओर आहार के ऊपर स्थित होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद होता है, क्लोज्ड होता है, यहाँ पर खुला होता है। पृष्ठ रुधिर वाहिनी में रुधिर का बहाव आगे से पीछे की ओर होता है, इसमें जो है पीछे से आगे की ओर होता है। हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी में पाया जाता है, ये प्लाज्मा में घुला रहता है। यकृति निवाहिका तंत्र जो है वो पाया जाता है, यकृति निवाहिका तंत्र नहीं पाया जाता है। और पश्च गुदा पक्ष जो पुच्छ है वो आपकी पाई जाती है, इसमें जो है वो नहीं पाई जाती। बस इतना सा अंतर है। तो सारी चीजें हमारी इस चैप्टर की समाप्त हुई। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले 2 क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। सही गलत कुछ भी बताइएगा, पर कोशिश अवश्य कीजिएगा, मेन उद्देश्य है कोशिश करना। इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा जो भी लोग वीडियो में जुड़ रहे हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए है कि इनमें से किसके पास 4 कक्षीय हृदय होता है? मोर, समुद्री घोड़ा, मेढक या मछली? ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, इनमें से कौन सा मत्स्य वर्ग से संबंधित है? डॉग फिश है, जेली फिश है, सिल्वर फिश है, इनमें से एक से अधिक है या इनमें से कोई नहीं है? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। तो इससे क्वेश्चन जो यहाँ पर है, हमने वैसे तो क्वेश्चन भी कराते हैं, क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि जो जंतु जगत का वर्गीकरण है वो भी जब आपको करा देंगे उसके बाद क्वेश्चन हम आपको जो है वो कराएंगे। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ जाइएगा। कई बार नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आता है तो वहां पर सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।